पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका था कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस हम लोग क्यों बोलते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पर जाने से पहले आप जरा इन चार डायग्राम्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है और ये जो लाइट रे है आप देखिएगा इसके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। और आप जानते हैं इस रास्ते को छोड़ करके वो थोड़ा सा नीचे मुड़ी, फिर इस रास्ते को फिर छोड़ करके वो थोड़ा सा नीचे मुड़ी। ये चीज़ें मैं आपको बेसिक में पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में। तो अल्टीमेटली ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रे है, एक बार इसका रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर हुआ और दूसरी बार उसका रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर हुआ। और मैंने आपको बताया कि वो आफ्टर सफरिंग टू रिफ्रैक्शंस प्रिंसिपल एक्सेस को एक पॉइंट पर कट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो कुल मिलाकर के कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन आपके प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। ये चीज हम पहले देख चुके हैं। अब देखिएगा, इसी चीज को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब इसका मीनिंग आप देख लीजिए क्या है। मीनिंग यहां पर भी सेम है कि वही लेंस है यूं का यूं, वही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मैंने फोकस में से ही पास करवाई है। डायग्राम मैंने हाथ से बना दिए हैं, आप समझ रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि इनमें फर्क क्या है। फर्क आप यहां देखिए, इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दो बार रिफ्रैक्शन दिखाया है, जबकि इस डायग्राम में अगर आप देखें मैंने लेंस को अगर दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ लिया, यानी कि अगर ये पूरा एक कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको बीचों बीच मैंने ये एक डॉटेड लाइन बना दी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इस हिस्से को बोलूंगा फर्स्ट पार्ट तो इसको मैं बोल सकता हूं सेकंड पार्ट। और दोनों पार्ट जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इक्वल इक्वल हाफ में आप ये सोच सकते हैं कि ये लाइन को बांट रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट हाफ तक तो रे को रखा सीधा और उसके बाद रे की डायरेक्शन को मोड़ करके कुछ इस तरह से दिखा दिया कि वो सीधी किसके अंदर से पास करके गई है, फोकस के अंदर से। तो देखा जाए तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पैरेलल रे को आप देखिए जाना तो फोकस के अंदर से ही है ना। तो सिमिलरली ये वाली पैरेलल रे भी कहां से पास हुई है, फोकस के अंदर से। तो डिफरेंस इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप देखिए यहां डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। देखिए, अगर मैं यहां पर ये कोशिश करूं लेंस को दो इक्वल हिस्सों में बांटने की, तो आप यहां देखेंगे कि अगर मैं ऐसे शो करता हूं कि यहां तक तो रे को रखता हूं सीधा और आगे मैं उसको फोकस में से पास करवा देता हूं, तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, सपोज कीजिए मैं एक नाम दे देता हूं इसको ए, तो आप देखिएगा AOF मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई। तो अगर मैं कुछ मैथमेटिक्स करना चाहूं, जो मैथमेटिक्स आप देखेंगे 12th में आप पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला वगैरह को डिराइव करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके 10th लेवल तक ना मिरर फॉर्मूला ना लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर हमें कोई मैथमेटिक्स करना होता है तो जो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं उन चीज़ों के साथ डील करना आसान है। जैसे कि हमें पता है ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही छोटी क्लासेस में। लेकिन अगर आप सिमिलरली जैसे आपने इस लेंस को दो हिस्सों में बांटा, अगर आप इस लेंस को भी दो हिस्सों में बांटेंगे तो आप देखिए कि दो हिस्सों में अगर आप बांटेंगे तो ये रे जो यूं जा रही है, तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो ना तो ये पूरी तरह से कोई ट्रायंगल बन रही है, ना ही कोई स्क्वायर बन रहा है, ना ही कोई रेक्टेंगल बन रही है। तो ऐसी देखिए आप ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिलाएंगे जब आप, ठीक है ना, जब आप इस तरह से इसको मिलाएंगे तो एक अजीब सी फिगर, एक अजीब सा डायग्राम आपके सामने आ जाएगा, जो हो सकता है मैथ में आपने ना पढ़ा हो। तो इसके साथ जो मैथमेटिक्स हम करेंगे उसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल होगा, जबकि यहाँ पर मैथमेटिक्स बड़ा आसान होगा। और देखिए, देखने में भी ये थोड़ा सा ओड सा लगता है कि पहले यहां मुड़ गई फिर यहां मुड़ गई, ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन दिखाया। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये एक कन्वेंशन बना दिया गया है। जस्ट ऐसा कुछ है नहीं कि ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए हम, ताकि ज़्यादा दिक्कतें ना आए, हम क्या करते हैं, हमने ये एक कॉन्सेप्ट ही बना लिया अपना, एक कन्वेंशन बना ली अपनी कि हम क्या करेंगे,
आधे लेंस तक तो रे को दिखा देंगे सीधा, और उसके बाद उसको सीधा कहाँ से पास होता हुआ दिखा देंगे, फोकस में से। क्योंकि बेसिक तो प्रॉपर्टी आपके इस लेंस की यही है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी यही है ना कि वो कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर भी कन्वर्जेंस है और यहाँ पर भी क्या है, कन्वर्जेंस है, ठीक है ना। तो चीज़ें सेम हैं, जस्ट आगे से आप ध्यान रखिएगा। बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ आपको दिखाई देगी कि लेंस के हाफ तक तो वो रखते हैं रे को सीधा, और उसके बाद उसको फोकस में से पास करवा देते हैं। हालांकि एक्चुअल ये है, लेकिन आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कि कन्वेंशन के तौर पर जस्ट हमने मान लिया कि हाफ लेंस तक हम सीधा दिखाएंगे, उसके बाद उसको फोकस में से पास करवा देंगे। तो ये सिचुएशन भी और ये सिचुएशन भी है सेम, फर्क कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रेफर इसको करेंगे क्योंकि ये बनाने में भी आसान है, और सिर्फ एक बार रे को मोड़ना पड़ेगा, एक बार सीधी एक बार मोड़ दो, काम वही है यूं का यूं। सिमिलरली आप ये देखिएगा, जैसे कन्वेक्स जो लेंस है उसका काम है कन्वर्ज करना, तो कॉनकेव का काम क्या है, डाइवर्ज करना। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, पहले थोड़ी सी ऊपर मुड़ी, फिर थोड़ी सी और ऊपर मुड़ी, तो 2 बार रिफ्रैक्शन दिखाया। लेकिन इसका जो फाइनल पाथ है, जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे यूं, तो आपको नजर तो ये कहां से आएगी, आते हुए फोकस से ही आएगी ना। तो इस सिचुएशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या, जैसे इसका हमने अगर हाफ कर दिया बिल्कुल इस तरीके से, तो यहाँ पर इस कॉनकेव लेंस का भी हम हाफ कर देते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, हाफ लेंस तक तो उसको दिखाएंगे सीधी, और उसके बाद उसको इस तरह से डाइवर्ज करवा देंगे कि पीछे जब आप उसको बढ़ाएंगे तो वो आपको कहां से नजर आएगी, फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो बात यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, बट आप ध्यान रखिएगा आगे से हम 2 बार रिफ्रैक्शन ना दिखा करके केवल एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, लेकिन फाइनल रास्ते पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप यहां भी देखिएगा कि 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद भी ये फोकस से ही आ रही है, और यहां पर भी सिंगल रिफ्रैक्शन के बाद भी ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो हम इस चीज को और इस चीज को प्रेफर करेंगे, आगे के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाफ लेंस तक रखेंगे सीधा, उसके बाद डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज करवाएंगे, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कन्वर्जेंस के बाद फोकस से जाएगी, और यहाँ पर डाइवर्ज होने के बाद अगर पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से वो निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये तो दोनों लेंसेज की प्रॉपर्टी है, इसकी कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी है, इसकी डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी जो मिरर की इमेज फॉर्मेशंस है उनमें बता चुका हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो उससे निकलने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो देखिएगा, पहला केस ये आप देख रहे हैं, ये एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका कर्वेचर नंबर 1, ये इसका कर्वेचर नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर इसका F2F रहेगा, और दूसरा फोकस और 2F आपके इस साइड रहेंगे, वो मैंने दिखा नहीं रखे हैं। एनी हाउ, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो रेज निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने 3 रेज कंसीडर कर ली, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं रे नंबर 2 की बात करता हूं। जो रे नंबर 2 है, आपको पता है कि क्योंकि वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसके ऊपर ही है और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो जैसे वो आई थी वैसे ही वो निकल जाती है, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। सो रे नंबर 2 तो सीधी निकल गई। लेकिन रे नंबर 1 आप देखिएगा, हाफ लेंस तक मैंने सीधी रखी, उसके बाद ऊपर की तरफ। रे नंबर 3 हाफ लेंस तक सीधी रखी, उसके बाद नीचे की तरफ। तो आप देखिएगा, इस तरफ तीनों रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, क्योंकि भाई कनकेव लेंस का काम ही डाइवर्ज करना होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस तरफ तो इनके मिलने के कोई चांसेस है नहीं। तो जब आप इनको पीछे बढ़ाएंगे तो आप इसको भी पीछे बढ़ा दीजिए, इसको भी डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दीजिए, इसको भी पीछे बढ़ा दीजिए, तो तीनों आपको पता है कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी, फोकस पर। और आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये फोकस पर रियल में मीट नहीं कर रही हैं, आपने पीछे से इनको धक्के से बढ़ा करके मिलाया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर। तो इमेज आप देखिए, इमेज मैंने आपको बताया था मिरर्स में भी कि वही बनती है जहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती हैं। तो रिफ्लेक्शन तो यहां है नहीं, यहां रिफ्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां मिलती हैं या जहां पर अपीयर टू मीट होती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो क्योंकि तीनों का हमें जो मीटिंग पॉइंट है वो ये लगता है और ये फोकस है, तो इसका मतलब है इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। और क्योंकि आपको ये चीज पता है कि जो
वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी। और दूसरा आप देखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, तो आप या तो बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, या आप बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये कॉनकेव का पहला केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है, देखिए आपने क्या करना है, ना तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखना है और ना ही ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास रखना है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख देना है। तो देखिएगा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए इन्फिनिटी है, तो इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो मैंने ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने, एनीवेयर बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी। ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनके बीच का मतलब है कि आप चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा यहीं बनेगी। जरा देखते हैं क्या है। तो देखिए मैंने ये ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। जैसा कि मैंने आपको मिरर के केस में बताया था कि पहली रे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के टॉप से लेके चलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, रूल्स वही रहेंगे। ठीक है, बस वहां मिरर्स थे, यहाँ लेंस है। तो यहाँ क्योंकि लेंस कॉनकेव है हमारा, तो उसका काम क्या है, इसको डाइवर्ज करना। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पहली रे है, आप इसको चाहे ऐसे लिख भी दीजिए, फर्स्ट रे। ठीक है, तो ये चलते 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 मैंने आपको बताया कि हाफ लेंस तक तो हम रखेंगे सीधी। उसके बाद ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी कि जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको कहां से निकलती हुई नजर आएगी, फोकस से। ठीक है, तो ये रे नंबर 1 ये यूं चल के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ऐसे ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, सिमिलरली आपको मैंने बताया था मिरर्स के केस में भी कि हम क्या करते हैं, जनरली 2 या 3 रेज ही कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्शन में भी हम क्या करेंगे, केवल 2 रेज ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बात वही होती है कि जहां पर 2 रेज मिलती हैं वहीं पर बाकी रेज भी मिलेंगी, चाहे वो मिरर्स में रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हो या फिर आपके लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद मिलती हो। ठीक है, तो एक रे तो आपने देख ली कि हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है कि अगर ये कन्वेक्स होता तो ये डायरेक्ट फोकस में से जाती, और अगर ये कॉनकेव है तो ये डाइवर्ज होगी और पीछे बढ़ाने पर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी फोकस से। इसका रे के बारे में मालूम है। और दूसरा हम रे उठाएंगे अब की बार जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। वो इसलिए आसान है क्योंकि हमें मालूम है कि चाहे ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से कोई सीधी रे जाए या फिर कोई टेढ़ी रे जाए, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट के टॉप से क्या किया, ये दूसरी रे बिल्कुल सीधी आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से निकाल दी। ठीक है, तो देखिए जब रिफ्रैक्शन हुआ, ये रे नंबर 1 कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ। ये आप सपोज कीजिए रे नंबर 2 चली गई नीचे की तरफ। तो इस साइड दोनों का मिलना कहीं भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको भी पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, तो दोनों यहां पर मिली यहां। तो क्योंकि दोनों रेज ऑब्जेक्ट के हेड से चली थी, इसका मतलब है इस पॉइंट पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा। तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डालेंगे तो ये आपका हेड हो जाएगा, ये उसका फीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये आपको चीज मैंने मिरर्स में पहले ही बता दी है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इमेज की लोकेशन कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। ये मैंने यहां लिखा है इमेज बिटवीन ओ एंड एफ। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों रेज रियल में मीट नहीं कर रही हैं, पीछे बढ़ाने पर मीट कर रही हैं धक्के से, तो इसका मतलब है कि इमेज आपकी वर्चुअल भी होगी, और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट भी होगी। और देखिए आप ऑब्जेक्ट के मुकाबले ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी सी है, तो डिमिनिश्ड मैंने यहां पर लिख दिया है। तो इस तरह से आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ। और आप अपने आप ये करके भी देख सकते हैं कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को 2F पे रखिए, 2FF के बीच में रखिए, 8F रखिए, कहीं भी रखिए, हमेशा इमेज आपको F और O के बीच में ही मिलेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी। ठीक है, ये आप आराम से करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां रख दिया, आप ट्राई कीजिए यहां रखने की, तो देखिएगा जब आप यहां 2F पर रखेंगे कुछ इस तरीके से, तो पहली रे तो यही हो जाएगी, ऐसे जाके यूं डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरी आप देखिएगा इसके अंदर से गुजर जाएगी। तो जब आप पीछे बढ़ाएंगे दोनों को, तो देखिए यही ऑब्जेक्ट की इमेज आपको
मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कॉनकेव लेंस में केवल ये दो ही केस हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। दोनों के केस में कहाँ कहाँ इमेज बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें 6 केस रहेंगे। जैसे आपने देखा था मिरर्स में, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस थे, जबकि कॉनकेव मिरर में 6 केस थे। यहां पर उल्टा है, यहां पर कॉनकेव लेंस में तो 2 केस हैं, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में कितने केसेस हैं? 6। और वो 6 केसेस आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा इन्फिनिटी पर, फिर 2f से थोड़ा सा पीछे, तीसरे नंबर पे एग्जैक्ट एट 2f, चौथे नंबर पे 2f और f के बीच में, 5वें नंबर पे एट f और 6ठे नंबर पे f और o के बीच में। हालांकि ये केसेस आप कहेंगे जी इस केस में भी हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया ना कि आप बना के देख सकते हैं। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा f और o के बीच में ही आएगी। इसीलिए हमने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए इन्फिनिटी और o के बीच में। जबकि यहाँ जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। तो ये तो चीज़ आप समझ ही गए होंगे। मैंने क्या किया, अब इमेज फॉर्मेशन में पढ़ने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। तो मैंने ये ऐसा किया कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में सबसे पहला तो केस है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आई आप देखिएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पर मिल गई। इसका मतलब इमेज कहाँ बनी? एट फोकस। और क्योंकि रेज रियलिटी में मीट कर रही हैं तो वो रियल होगी, और जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी। और क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी है तो इसका मतलब वो कैसी होगी? पॉइंट साइज्ड भी होगी। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ये तो मिरर के केस में भी था और लेंस के केस में भी है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो आपकी इमेज कहां बनेगी? उसकी एट फोकस ही बनेगी। ओके, नाउ आगे मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे ले आता हूं, लेकिन 2f से पीछे रखता हूं। तो अब की बार केस है हमारा कि ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब है 2f के पीछे रखा गया है। तो देखते हैं इमेज कहां बनती है और कैसे बनती है। तो देखिएगा, रूल मैंने आपको बता दिए, वही रूल हैं यूं के यूं जो मिरर्स में लगे थे, बस वहां रिफ्लेक्शन के रूल लगते थे, यहां क्योंकि लेंस है तो रिफ्रैक्शन के रूल लगेंगे। तो ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसका आप मान लीजिए हेड है और ये उसके फीट हैं यानी कि पैर हैं। ठीक है जी। तो मैंने हेड से आपको बताया लेंस के केस में आप केवल 2 ही रेज लीजिएगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, बस। तीसरी रे आपको उठाने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिएगा, पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कन्वर्ज होने के बाद फोकस से पास कर जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास कर गई तो वो जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दोनों रेज ने यहां पर रियलिटी में मीट किया, ये रियलिटी में मीट किया ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर डाल देना है प्रिंसिपल एक्सिस पर। और क्योंकि ये दोनों रेज हेड से निकली थी, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये क्या बनेगा? हेड बनेगा। और आप देखिए, पहले हेड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, अब की बार हेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए मैंने पहले इस एरो को अप कर रखा था, अब की बार इस एरो को डाउन कर दिया। तो इमेज, क्योंकि यहां पर रेज रियलिटी में मीट कर रही हैं तो इमेज रियल होगी, लेकिन क्योंकि वो उल्टी बनी है इमेज, हेड पहले प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था अब नीचे है, तो वो कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है। और ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में आप देख लीजिएगा इमेज जरा सी छोटी नजर आएगी, तो इसलिए डिमिनिश्ड वो बनेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नेचर। ठीक है, नेचर इमेज का। अब हम देखते हैं कि इमेज बनी कहाँ है। देखिए, आपने क्या किया, लेंस के एक तरफ तो बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट रखा था, जबकि लेंस के दूसरी तरफ जो आपके f और 2f हैं उनके बीच में इमेज बनी है। तो इसलिए मैंने लिखा इमेज कहां बनी है? बिटवीन f एंड 2f। ये मत सोचिएगा कि बिटवीन f एंड 2f का मतलब है कि ये वाले f और 2f के बीच में है, नहीं। यहां तो कौन है? ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के एक साइड है, तो इमेज लेंस के कहां है? दूसरी साइड। हो सकता है बुक्स में ऐसा लिखा हो, इसको बोल दिया गया हो f1, इसको बोल दिया गया हो ट्वाइस f1। आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, किसका? इस कर्व का। ठीक है, और इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। और मैंने आपको बताया था कि हम इनको C ना बोल करके, क्योंकि ये फोकल लेंथ के मुकाबले दुगने डिस्टेंस पर होते हैं, तो 2f लिख देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है बुक में यहां अगर f1 और ट्वाइस f1 लिखा हो तो यहां पर क्या लिखा होगा? f2 और ट्वाइस f2। तो अगर आप ये चाहेंगे
कि ये लिखें कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 यानी कि बियॉन्ड 2f1 हो, तो इमेज के बारे में आप क्या लिखेंगे, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2 आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसा मैंने पीछे लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था, वैसा लिखना चाहें तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे केस की तरफ, जब ऑब्जेक्ट को आप एग्जैक्ट एट 2f लेके आएंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पे ले आए तो a भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करें, वही ऑब्जेक्ट के टॉप से आप देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है जो कि रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गई, ये तो जानी ही थी। और दूसरा मैंने बताया आपको ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास करवा देगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं। दोनों रेज यहाँ मीट कर गई हैं और आप देखिएगा अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो एग्जैक्टली जो दूसरा 2f है, यानी कि एक 2f तो ये है और एक 2f ये है, वही अगर आप इसको f1 2f1 बोलें तो ये f2 2f2 हो जाएगा। वो मैं बात अब आगे रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो एट 2f तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और 2f पर ही आपकी इमेज बनी, तो ऑब्जेक्ट भी 2f पर और इमेज भी कहां पर, 2f पर। और रियलिटी में रेज मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है, और बराबर साइज हैं दोनों के तो इक्वल साइज्ड आपकी इमेज बनेगी। ये वही केस है। आप देखिएगा इस 2f को आप इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं ना, तो मिरर्स में भी तो ऐसा ही होता था जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे। ठीक है, आप ध्यान से याद कीजिएगा कॉनकेव मिरर का केस। ठीक है, तो वहां पर इमेज भी एट सी पर ही बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी और इक्वल साइज की बनती थी। ठीक है, चौथे केस में अब हम आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अब 2f से जरा सा आगे खिसका के f और 2f के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो ये देखिएगा आप, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है। रूल वही रहेंगे फिर से, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट के टॉप से that will pass through the focus after refraction from this convex lens, and second ray will start from the top of the object and will pass through the optical center and it will pass undeviated। दोनों रेज आपकी यहाँ मीट कर गई। तो आप यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखिएगा 2f से थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है, यानी कि बियॉन्ड 2f आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब 2f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ है, बियॉन्ड 2f आपकी बनी है, बियॉन्ड 2f। ये आप ध्यान से देखिएगा कि लेंस के इस साइड अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरी साइड वाले जो f2f है वहां मैं इमेज की बात कर रहा हूं, और रियलिटी में मीट हुई है तो रियल है, इन्वर्टेड है, और आप देख सकते हैं इसके साइज के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है ना, इसका मतलब वो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। तो आप देख सकते होंगे ज्यादा हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो ही रेज से हमारा काम चल रहा है, टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद अब देखिएगा मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे मूव करके ले आया, तो मैंने उसको एग्जैक्टली एट f रख दिया। ठीक है, एट f, सो ऑब्जेक्ट इज एट f। तो वही से देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद इस फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह पास हो जाएगी। दोनों रेज ये पैरेलल हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जैसे ट्रेन की पटड़ियां पैरेलल होती हैं, कहीं नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ट्रेन की पटड़ियों को बहुत दूर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत दूर, यानी कि लगभग इन्फिनिटी के डिस्टेंस पर वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, आप अगर यहां से देखेंगे इस तरफ से तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आगे कम हो रहा है, और हो सकता है यहां आपको मिलती हुई नजर आ जाए। तो जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको इन्वर्टेड और रियल इमेज नजर आएगी। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है और काफी बड़ी इमेज बनेगी, तो वेरी एनलार्ज्ड इमेज लिख दिया। मैं एक बार यहां से फिर से जिक्र कर दूं कि बच्चे सोचते हैं कि सर रियलिटी में रेज नहीं मीट कर रही हैं, तो आपने उसको रियल क्यों बोल दिया। देखिए, हम वर्चुअल केवल तब बोलते हैं जब उनको पीछे बढ़ा करके मिलाते हैं हम। अब क्योंकि ये इस साइड भले ही ना मिलें, लेकिन ट्रेन की पटरियों की तरह हमें लगेगा कि शायद यहाँ मिल रही है, मतलब कि ये रे आगे आगे जैसे जाती रहेगी और ये रे आगे जैसे जैसे जाती रहेगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कम लगेगा और हमें कुछ ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे शायद वो इस पॉइंट पर मिल रही हो, यानी कि हेड से चलने वाली रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था अब वो नीचे है, यानी कि इन्वर्टेड तो होगी ही होगी वो।
और इन्वर्टेड है तो रियल होगी, और क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो काफ़ी एनलार्ज है तो वो एनलार्ज हम लिखेंगे, हाईली एनलार्ज या फिर वेरी एनलार्ज। तो कुल मिलाकर के ये मीट करती हुई कहाँ नजर आएंगी? इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस पर है, एट एफ है, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड और वेरी एनलार्ज्ड। अब इसका लास्ट केस आ रहा है, देखिएगा इमेज फॉर्मेशन का। तो अब के बारे में मैंने क्या किया, इसको F से जरा सा आगे सरका दिया और ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रख दिया। तो आप देखिएगा ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में मैंने ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस में से पास कर जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों रेज इस तरफ डाइवर्ज कर रही हैं, इस तरफ डाइवर्ज कर रही है ना, तो ये तो इस तरफ तो मिलेंगी है नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। तो जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन, जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन, तो यहाँ आपको मिलती हुई नजर आएंगी। यानी कि यहाँ से अगर कोई आंख इनको देखेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि दोनों यहाँ मीट कर रही हैं, और जहाँ मीट कर रही हैं वहीं से हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो क्योंकि पहले भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था हेड, अब भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हेड है, इसका मतलब ये इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट। और अगर इरेक्ट है तो आप समझ गए होंगे कि वो वर्चुअल तो होगी ही होगी। ठीक है, तो इरेक्ट और वर्चुअल होगी और काफ़ी लंबी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो वो एनलार्ज होगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? O और F के बीच में, लेकिन इमेज कहाँ बनी है? आप देखिए। अब कई बच्चे बोलेंगे जी ये तो फोकस के पीछे बनी है। देखिए ये आपके डायग्राम के ऊपर डिपेंड होता है, लेंस के अपर्चर पर डिपेंड करता है। हो सकता है ये जो आपकी इमेज बनी है ये एट 2F भी बनी हो या बियॉन्ड 2F बनी हो, कहीं भी बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली इसकी पोजीशन ये ना बता करके कि यहाँ बनी है, हम बोल देते हैं कि जी लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ बनती है ऑब्जेक्ट से पीछे। तो मैंने लिख दिया ना, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ बनी है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि लेंस के अगर आप देखें लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लेंस के लेफ्ट में ही कौन बनी है? इमेज बनी है। ठीक है, इस तरफ नहीं बनी है वो। तो आप सिर्फ यहां पर इतना ही कह दें वो काफी रहेगा कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 6 के 6 केसेस हमारे इमेज फॉर्मेशन के पूरे हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम, एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ये क्या चीज़ है? देखिए ग्लास स्लैब जो है वो क्या होती है, कांच की बनी हुई एक टुकड़ी सी होती है। जैसे आप अपने बाथरूम में सपोज कीजिए साबुन की कोई टुकड़ी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो साबुन की टुकड़ी के ही साइज की सपोज कीजिए आपके पास ग्लास की बनी हुई एक टुकड़ी है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का क्या मतलब है कि पहले रे जो है एयर में चल रही थी, फिर वो ग्लास के अंदर चलेगी, फिर ग्लास से बाहर निकलेगी। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिएगा, क्योंकि अगर एक लाइट की रे सपोज कीजिए यहाँ से कोई लेज़र लाइट जो है वहाँ से लाइट निकाली गई है, तो उससे जब लाइट चलेगी तो शुरू में तो वो एयर में है, लेकिन क्योंकि आगे उसके एक ग्लास की टुकड़ी जो है वो उसके अड़चन पैदा करेगी रास्ते में, तो वो ग्लास के अंदर घुसेगी। तो एयर से जब ग्लास में घुसेगी तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, फिर जब वो ग्लास से बाहर आना चाहेगी तो दूसरी बार उसका रिफ्रैक्शन वहाँ होगा, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना उसको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन अगर है हमने पढ़ना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा सपोज कीजिए कि ये ABCD हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे, यानी कि यहाँ सपोज कीजिए आपके पास कोई लेजर लाइट है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइट इस तरह से ओब्लिकली आप देखिएगा इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर दी। इस पॉइंट का नाम है X। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आप इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, मान लीजिए वो I1 है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिएगा इंसिडेंट रे अगर आप देखिएगा इसी रास्ते पर सीधा चलना चाह रही थी, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि वो
बाहर एयर है, अब ये तो टुकड़ी जो है ये सारी ग्लास की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, तो वो एयर से अगर ग्लास में आएगी तो वो एक रेयरर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में। तो रेयरर से डेंसर में क्या होगा, वो सेम रास्ते पर नहीं रहेगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई कुछ ऐसे। तो ये जो रास्ता है एक्स से लेकर के वाई तक का, वो इस रास्ते पर चली ऐसे, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ ये जो R1 एंगल बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्स के लिए ये वाली रे इंसिडेंट है और ये वाली रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड है। लेकिन वाई के लिए ये वाली रे इंसिडेंट रे है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये रे जब वाई पर इंसिडेंट हो रही है आकर के, देखिएगा यूं चली 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 चली, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, इस पे इसको यहाँ चलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आप देखिएगा वो इस ओरिजिनल डायरेक्शन पर नहीं चलेगी, तो आपने क्या किया, पॉइंट वाई पर एक नॉर्मल और डाल दिया। तो अगर y के लिए ये रे इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस नंबर 2 यानी कि I2 बोला है, ठीक है। तो फिर होगा ये कि जब वो ग्लास से एयर में आना चाहेगी, यानी कि डेंसर मीडियम से वापस एक रेयरर मीडियम में आना चाहेगी, तो वो क्या करेगी, क्या वो टुवर्ड नॉर्मल जाएगी, नहीं, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो इसका मतलब वो इस रास्ते को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ लेगी और इस रास्ते पर वो चल पड़ेगी। और क्योंकि वो फाइनली आपकी ग्लास की जो स्लैब है उससे बाहर आ रही है, एमर्ज आउट हो गई है, फाइनली बाहर आ गई है, तो इसीलिए इस रे को आप चाहें तो रिफ्रैक्टेड रे बोल दें, चाहे तो आप इसको एमर्जेंट रे बोल दें। सिमिलरली जो आपकी ये बाहर निकलकर रिफ्रैक्टेड रे आई है, इसने इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाया है, इसको आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, या फिर इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एमर्जेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनली एमर्ज आउट होकर के वो बाहर वहां से आ रही है। और देखिएगा आप ये देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये एक्स वाई लाइन आपको नहीं लग रहा कि कुछ इसको काट रही है, दो पैरेलल लाइंस को। तो ये R1 और I2 जो एंगल है, ये R1 पॉइंट X के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और I2 पॉइंट Y के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इन दोनों की मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू कैसी होगी, बराबर। इसीलिए मैंने लिखा है R1 इज इक्वल टू I2। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि एंगल I1 और ये एंगल R2, एंगल I1 और एंगल R2, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, ये भी बिल्कुल इक्वल होंगे। आप मैथमेटिक्स से इसको देख सकते हैं। क्यों, ये दोनों नॉर्मल फिर से पैरेलल हैं आपस में, और देखिएगा ये वाली लाइन इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, तो ये दोनों लाइनें जो होती है ना, यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है और जो ये आपकी एमर्जेंट रे होती है, ये दोनों पैरेलल होती हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा, उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन के पैरेलल आपकी ये वाली लाइन हो गई और इस नॉर्मल के पैरेलल ये हो गया। तो इसका मतलब है कि इस लाइट की रे ने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, वही इस लाइट की रे ने इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है। ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हालांकि हमें इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करना है जो हम लैब में कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। रिफ्रैक्शन के ही इसके ऊपर लाज लगाने हैं और इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि इस पॉइंट के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं, और एंगल ऑफ एमर्जेंस भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये मैथ आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे, R1 और I2 बराबर होंगे। सिमिलरली I1 और R2 भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कुछ रे इस तरह जाना चाह रही थी, लेकिन कुछ इस तरह जा कर के फिर ऐसे आई, फिर ऐसे निकल गई, और ये दोनों रेज आपस में कैसी होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। यानी कि जो फाइनली बाहर निकल के आती है एमर्जेंट रे, और जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी रे की, वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। और ये जो दोनों के बीच डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेसिकली ओरिजिनल डायरेक्शन से जो हमारी रे, देखिए ये जो रे आ रही है, ये वाली रे बेसिकली यही पीछे वाली रे तो है। तो आप ये देखिएगा कि ये रे तो सेम है, जस्ट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से
इतना डिस्टेंस इधर की तरफ ये हट गई है, डिस्प्लेस हो गई है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों रेज के बीच में, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, LATERAL, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस को बोला जाता है। खैर ये हम ज़्यादा इसके बारे में बात 12th में करेंगे, अभी आपके लेवल तक इतना ही ठीक है। इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आगे आ जाता हूँ साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। ये वही साइन कन्वेंशंस हैं जो आपने मिरर्स के केस में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जो आपने साइन कन्वेंशंस मिरर के केस में पढ़े थे, सेम साइन कन्वेंशंस यहाँ हैं, सिर्फ दो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे मिरर में आप हर डिस्टेंस के मेजरमेंट की शुरुआत कहाँ से करते थे, आप करते थे पोल से मिरर में। यहाँ पर आपने सभी डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की शुरुआत करनी है ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा, अब क्योंकि यहाँ लेंसेज के केस में क्या होता है, आप देखिएगा दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस फोकस तक का डिस्टेंस, ये भी फोकल लेंथ रहेगी, और इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस फोकस तक का डिस्टेंस, ये भी क्या रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी, ठीक है। और एक मैंने आपको रूल पहले बताया ही था कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सभी हाइट पॉजिटिव रहेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे सभी हाइट कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सब हाइट कैसी रहेंगी, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे सब हाइट कैसी रहेंगी, नेगेटिव। ये बताया था मैंने मिरर में, यहां पर भी लगेगा। एक मिरर में मैंने आपको चीज और बताई थी कि ऑब्जेक्ट के टॉप से ही जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकल रही है, इसके साथ साथ की डायरेक्शन की सभी चीजें पॉजिटिव कंसीडर की जाएंगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन की सभी चीजें कैसी कंसीडर की जाएंगी, नेगेटिव। ये रूल भी यूं का यूं कहाँ लगेगा, लेंसेज में। तो देखिएगा, ये ऊपर नीचे वाला रूल और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे के अलोंग और अपोजिट वाला रूल, ये यूं के यूं लेंसेज में आपके लग जाएंगे, ठीक है। और एक रूल, जैसे वहां आपका मेजरमेंट शुरू होता था पोल से, यहां शुरू होगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहां एक चीज और अलग है, वो ये कि कई बच्चे इस कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि जी अगर हम इस रे की बात करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट के टॉप से निकली है, ठीक है, तो अगर इस लिहाज से देखें तो O से लेकर के F तक का डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ होता है, और स्टार्टिंग हमें O से करनी है, तो O से इस तरफ चलेंगे तो ये वाली भी फोकल लेंथ है, और O से अगर इस F की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ, तो ये भी फोकल लेंथ है। तो इनमें से अगर आप देखें इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर इस लाइट की डायरेक्शन के अलोंग तो यही हुआ ना, इस साइड, तो ये वाली फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आनी चाहिए, और ये वाली फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो क्या लें, ये कंफ्यूजन है ना। तो ये आपने सिर्फ इस केस में, केवल लेंस के केस में ध्यान रखना है कि ये रूल सिर्फ फोकल लेंथ के केस में नहीं लगेगा, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में ये रूल नहीं लगेगा। वो रूल क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ये कन्वेंशन है, ठीक है। सिर्फ यहीं पर ये जो साइन कन्वेंशन है थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज मैंने आपको देखिए लिख के बता दिया है कि सभी डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की शुरुआत ऑप्टिकल सेंटर से होगी। फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ये कन्वेंशन है, माना गया है। एंड कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि दो फोकल लेंथ होती है ना, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए केवल ये रूल बना दिया गया। बाकी मैंने आगे लिखा है रेस्ट ऑल साइन कन्वेंशंस आर सिमिलर। इसका मतलब ये है कि वही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे जो मिरर में होता था वही यहीं होगा, ठीक है। और जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट के टॉप से जो रे निकलती है उसके अलोंग जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, उससे अपोजिट जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। वो रूल नहीं बदलेंगे, केवल फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपकी, उसके केस में ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव और उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ये बाय कन्वेंशन आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही लेंस फॉर्मूला है। फर्क क्या है, ये वही है, V का मतलब इमेज डिस्टेंस, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F का मतलब फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस था, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, सिर्फ इतना सा फर्क है। सो 1/V - 1/U = 1/F।
यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये वही बात है कि इन तीनों में से अगर आपको कोई दो चीजें दी गई होंगी तो तीसरी चीज आप साइन कन्वेंशंस प्रॉपर रख के जब चलेंगे तो अपने आप वो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, तो ये लेंस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 1/v प्लस 1/u होता तो वो मिरर फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर प्लस की बजाय सिर्फ क्या है, माइनस है। इतना सा चेंज है, बाकी सब चीजें सेम है, आप देखिएगा। अब हमने मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पढ़ा था, स्मॉल m से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, जिसका मतलब होता था हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर भी वही है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि मिरर के केस में हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में भी पढ़ा था, जो कि ये था -kv/u। ये मिरर के केस में है भाई, ये वाला मिरर के केस में है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस माइनस का क्या बना देना है, प्लस, यानी कि आप देखिएगा ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा। किसके केस में, लेंसेज के केस में। यानी कि लेंसेज के केस में आप ये याद रख सकते हैं कि जहां मिरर के केस में यहां प्लस था यहां माइनस आ गया, और जहां मिरर के केस में यहां माइनस था वहां यहां पर प्लस आ गया, सिर्फ इतना फर्क है। बाकी चीज़ें यूं की यूं सेम रहेंगी। और आप फिर से देखिएगा कि क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, तो HO तो हमेशा पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हाइट ऑफ इमेज जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और पॉजिटिव बटे पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब होगा कि इमेज इरेक्ट भी है और वर्चुअल भी है। लेकिन अगर आप ये देखिएगा भाई, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गई तो HI नेगेटिव हो जाएगी, और HI अगर नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बटे पॉजिटिव आप देखिए नेगेटिव होता है, और इसका मतलब होगा कि इमेज हमारी कैसी है, इन्वर्टेड और रियल है। ये सब चीजें बिल्कुल सेम हैं जैसे आपने मिरर में पढ़ी थी, उसी तरीके से। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, और उसके बाद हम सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपके लिए अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। अब देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ ए लेंस। देखिए, जो आपने 9th में वर्क एनर्जी पावर पढ़ी थी, वहां पर जो पावर थी वो मैन पावर की बात हो रही है या किसी और पावर की बात हो रही है, वो एक अलग चीज है। यहां पर हम पावर जो पढ़ रहे हैं वो लेंस की पावर है, पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। यहां पर F का मतलब है आपका जो भी लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉन्केव है, उसकी फोकल लेंथ, यानी कि पावर ऑफ लेंस 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर होती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। अब यही इसकी डेफिनेशन क्यों है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जिक्र आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फोकल लेंथ जो है बेसिकली वो एक लेंथ ही है, और लेंथ की SI यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, मीटर। हालांकि फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में भी मिल सकती है, लेकिन मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूं लेंथ की। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ भी तो एक लेंथ ही होती है ना, तो क्योंकि लेंथ की SI यूनिट आपकी मीटर होती है, तो फोकल लेंथ की SI यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो 1/मीटर देखिएगा, जब मीटर ऊपर जाएगा तो बेसिकली वो मीटर इनवर्स ही तो बन जाएगा। तो जो पावर ऑफ लेंस है ये मीटर इनवर्स, उसकी क्या बन जाएगी, SI यूनिट बन जाएगी। और इस मीटर इनवर्स को ही टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर मैंने लिखा है, मीटर इनवर्स किसके बराबर होती है, डायोप्टर के बराबर होती है। ये डायोप्टर ही आपका क्या है, पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट मीटर इनवर्स है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि वो डायोप्टर है। हम डायोप्टर यूज करेंगे जिसको कैपिटल D से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान रखिएगा
कि पावर आपकी डायोप्टर में तभी आएगी जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, और इन केस अगर फोकल लेंथ मीटर में ना हो, सेंटीमीटर में हो, तो आप उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तब जाकर के आपकी पावर किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। ठीक है, तो बेसिकली मीटर इनवर्स का ही नाम कौन है, डायोप्टर है। तो अब हम ये देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ की टर्म्स में क्यों मेजर की जाती है, या पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ क्यों है। देखिए, इसका जिक्र हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, या चलो अभी कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अभी पीछे मैंने साइन कन्वेंशन में आपको बताया। तो अगर मैं कहूं कि उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है प्लस 1 मीटर, तो देखिए 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स बन जाएगा। आप देखिए ना, मैंने कहा कि फोकल लेंथ है +1 मीटर। अब प्लस तो क्या बता रहा है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, 1 मीटर का मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए 1/1 तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स को मैं क्या लिख दूंगा, डायोप्टर, और इस प्लस और ऊपर वाले प्लस की वजह से ये प्लस। इसका मतलब है कि पावर आपकी कितनी आ जाएगी, +1 डायोप्टर आ जाएगी। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज की पावर प्लस है तो जरूर वो लेंस, चीज नहीं बेसिकली लेंस ही बोलना चाहिए, कि अगर किसी लेंस की पावर प्लस है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर किसी लेंस की पावर नेगेटिव है तो वो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, और देखिए 1 डायोप्टर, तो पावर 1 डायोप्टर केवल तभी हो सकती है जब आपके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर हो या फिर 100 सेंटीमीटर हो। ये बात ठीक है। वो अलग बात है कि वो कॉन्वेक्स लेंस होगा कि कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, वो तो प्लस माइनस से आपको पता चल जाएगा। लेकिन पावर 1 डायोप्टर केवल एक ही केस में होगी, जब चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैंने आपको यही चीज बताने की कोशिश ऊपर की है कि फोकल लेंथ अगर +1 मीटर है तो पावर +1 डायोप्टर आ जाएगी, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। फोकल लेंथ अगर -1 मीटर है तो पावर -1 डायोप्टर आ जाएगी, जो कि आपका कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, मैं जो आपको मेन चीज बताने जा रहा था कि क्यों हम जो है पावर ऑफ लेंस को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ के रूप में मेजर करते हैं। देखिए, ये दोनों कौन से लेंस हैं, कॉन्वेक्स, इस पे भी पैरेलल रेज गिर रही हैं, इस पे भी पैरेलल रेज गिर रही हैं, काम दोनों का कन्वर्ज करना है। तो एक ने ऑप्टिकल सेंटर से इतनी दूर कन्वर्ज किया सपोज कीजिए, और एक ने ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक ही कन्वर्ज कर दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। तो यहां पर आप देखिए फोकल लेंथ ज्यादा है और यहां पर फोकल लेंथ कैसी है, कम। ठीक है, तो आप ऊपर के फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर कैसी होगी, ज्यादा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कि कोई लेंस कितनी जल्दी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देता है पैरेलल रेज को, जो कि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और उस पर गिर रही हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, और कॉनकेव का काम होता है डाइवर्ज करना। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कन्वर्ज तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने भी किया और कन्वर्ज इस कॉन्वेक्स लेंस ने भी किया, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा कन्वर्ज करते 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 काफी दूर कन्वर्ज कर दिया। इसका मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कन्वर्ज करने की पावर कम है। ठीक है, जबकि इसने क्या किया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे थी, जैसे ही वो लेंस के अंदर से गुजरी रिफ्रैक्शन के बाद, तुरंत ऑप्टिकल सेंटर के थोड़ी ही दूरी पर इनको कन्वर्ज कर दिया। यानी कि हमें देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे इसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि इसने तुरंत रेज का गला घोट करके उनको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्ज तो इसने भी किया, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग गया, काफी दूर कन्वर्ज किया। तो इसका मतलब है कि इसकी पावर कन्वर्ज करने की थोड़ी सी कम है और इसकी कन्वर्ज करने की पावर थोड़ी सी ज्यादा है। तो क्योंकि वो पावर आप देखिएगा फोकल लेंथ के साथ हम रिलेट करना चाह रहे हैं, तो नेचुरली इसकी पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, और इसकी अगर पावर ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ कम है। इसीलिए हमने फोकल लेंथ को किससे रिलेट कर दिया, पावर से, या कह लीजिए कि पावर को किससे रिलेट कर दिया
फोकल लेंथ से। अब यहाँ आप देखिएगा, ये आपके सामने दो लेंसेज हैं जो कि कैसे हैं, आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंसेज हैं। तो क्या होगा, जब इसके ऊपर भी पैरेलल रे गिरेगी या इसके ऊपर भी पैरेलल रे गिरेगी तो दोनों का काम है डाइवर्ज करना, ठीक है। तो अगर लेंस में से गुजरने के तुरंत बाद डाइवर्ज हो जाए तो क्या होगा, तो आप जब उसको पीछे बढ़ा करके मिलाएंगे तो फोकस यहाँ आएगा। जबकि इसमें क्या है, लेंस में से जब रेज पास कर गई तो धीरे 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 डाइवर्ज हुआ, तो जब आप उनको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस कहीं यहाँ मिलेगा। तो नेचुरली ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, तो यहाँ पर आप देखिएगा फोकल लेंथ काफ़ी बड़ी है इसीलिए इसकी पावर कम है, और यहाँ पर क्योंकि फोकल लेंथ काफ़ी छोटी है इसलिए पावर ज़्यादा है। ये जो ऊपर एरो है इसका मतलब है ज़्यादा या इंक्रीज, जो नीचे की तरफ एरो है इसका मतलब कम या फिर डिक्रीज। तो कुल मिला के मैंने आगे लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस होती है बेसिकली वो उस लेंस की एबिलिटी होती है कि वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कितना जल्दी या कितना झट से कर सकता है, किनको, लाइट रेज को। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो लेंस थोड़ा सा स्लो डाइवर्ज करेगा या स्लो कन्वर्ज करेगा तो उसकी पावर कम होगी, यानी कि फोकल लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। और जो अपने अंदर से गुजरने के बाद इसको तुरंत डाइवर्ज कर देगा या तुरंत कन्वर्ज कर देगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, इसीलिए उसकी पावर कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ये मैंने यहाँ 1 डायोप्टर की डेफिनेशन दी है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ये आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि फोकल लेंथ किसी लेंस की इन्फिनिटी है, सपोज कीजिए इन्फिनिटी, तो अगर आप पावर के फॉर्मूले में उसको रखेंगे, सो P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो f की जगह अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 के बराबर होता है। क्यों होता है 0 के बराबर, देखिए इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। तो जब आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली पावर तो आपकी छोटी होते होते किसके करीब आ जाएगी, 0 के करीब आ जाएगी। इसीलिए आप 1/∞ को अप्रोक्सीमेटली क्या रख सकते हैं, 0। और ये चीज़ होती है सिंपल ग्लास के केस में। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूं कि ये एक सिंपल ग्लास है, ठीक है, एक लाइट की रे इसके अंदर से यहां से पास कर गई, दूसरी लाइट की रे यहां से पास कर गई। सपोज कीजिए ना आपके पास 2 लेजर लाइट हैं, एक यहां रखी आपने और दूसरी आपने यहां रखी। तो ये जो दोनों पैरेलल रे हैं, अब ये ना तो कॉनकेव लेंस है ना कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये कॉनकेव होता तो डाइवर्ज कर देता, कॉन्वेक्स होता तो कन्वर्ज कर देता। तो ये तो सिंपल ग्लास है ना, ये लेंस नहीं है। तो ये रे यहाँ से निकल के सीधी चली गई, ये रे यहाँ से निकल के सीधी चली गई। तो ट्रेन की पटरियों की तरह ये कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। और सपोज कीजिए वो इन्फिनिटी यहाँ है, तो अगर मैं इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ मान लूँ तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और जहाँ पर रेज मिलती हैं वहाँ तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बहुत लंबी फोकल लेंथ हो गई, तो आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट फोकल लेंथ कैसी हो गई, इन्फिनिटी। तो पावर क्या हो गई, 0। तो पावर 0 होने का यहाँ मतलब ये होगा कि इस ग्लास के पास ना कन्वर्ज करने की पावर है ना डाइवर्ज करने की पावर है, ठीक है। तो ये ना तो डाइवर्ज कर सकता रे को, ना ये कन्वर्ज कर सकता, ये सीधी ही जाने देगा। इसका मतलब इसके पास कन्वर्ज करने की पावर भी 0 है, डाइवर्ज करने की पावर भी 0 है। इसका मतलब इसकी खुद की पावर कितनी है, 0 है। और यही रीज़न था जब मैं आपको एक पिछले लेक्चर में बोल रहा था कि जो लेंस होता है उसके दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल होने चाहिए या फिर एक स्फेरिकल हो तो दूसरा प्लेन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों सरफेस प्लेन नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों सरफेस अगर प्लेन होंगे तो उस केस में वो लाइट को ना कन्वर्ज कर पाएगा ना डाइवर्ज कर पाएगा, और फोकल लेंथ आपकी जो है इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको ऑलमोस्ट इन्फिनिटी मान सकते हैं। और ऐसे केस में उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि आपका जो ग्लास है वो सिंपल ग्लास होगा, ना वो कन्वर्जिंग लेंस होगा ना डाइवर्जिंग लेंस होगा, क्योंकि उसके पास कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की पावर होगी ही नहीं। तो बेसिकली आप ये मान सकते हैं, अब आपके समझ में शायद आ गया होगा कि कोई भी लेंस अपने ऊपर गिरने वाली रेज को कितना ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक ही कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, वो लेंस उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और नेचुरली उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। इसीलिए हमने पावर का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ के रूप में लिखा है। तो आज हम ये यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका बिल्कुल लास्ट लेक्चर भी होगा 10th की इस फिज़िक्स के पहले चैप्टर का,
ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली 10th चैप्टर है। ये नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका जो अगला लेक्चर है वो लास्ट होगा, जिसमें मैं एक्सरसाइज के सम और क्वेश्चंस और जो आपकी बुक के अंदर जो बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनको लेकर के आऊँगा। थैंक यू।